गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 15 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए और क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का, ध्यान से सुनिए। कुमुदिनी लाखिया का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कुमुदिनी लाखिया की बात करें तो बहुत ही फेमस कथक नृत्य की एक डांसर रही हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं कुमुदिनी लाखिया को। कथक डांस से संबंधित है। जन्म इनका मुंबई में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कथक डांस है ना, उसमें इनको महारत हासिल थी और कथक डांस को बहुत ही मॉडर्न तरीके से पेश करने के लिए इन्हें जाना जाता है। हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है कुमुदिनी लाखिया का। जन्म कहां पर? तो जन्म 1930 में मुंबई में हुआ था। यह है कुमुदिनी लाखिया। देखिए, तीनों पद्म अवार्ड दिए गए हैं, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पद्म अवार्ड के हमको ईयर यहां पर पता होना चाहिए कि कब कब दिए गए। तो कथक नृत्य में इनके योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था सबसे पहले, जो कि एक बड़ा अवार्ड था 1982 में। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया 1987 में। आगे चलकर कालिदास सम्मान दिया जा चुका है एमपी गवर्नमेंट का 2002-2003 में। फिर पद्म भूषण दिया गया था 2010 और फाइनली इसी साल इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो क्योंकि अभी पद्म विभूषण मिला है, इसलिए भी आपको इन्हें याद रखना चाहिए। कुमुदिनी लाखिया हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कथक डांस की बहुत फेमस एक डांसर है। अब यहां पर कथक डांस की बात कर लेते हैं कैजुअली। तो देखिए, स्टेट पूछा जाता है सबसे पहले, तो कहां का एक क्लासिकल डांस है कथक? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता, तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य का। एक संस्कृत भाषा का वर्ड है कथक, जिसका अगर हम मीनिंग देखने जाते हैं ना, तो यहां पर कथक का अर्थ होता है कथा। और कथक को अगर हम पूरा फॉर्म देखते हैं तो कथा के माध्यम से या फिर स्टोरी के माध्यम से किसी कथा को समझाना, यह होता है कथक का जो मीनिंग होता है या मतलब होता है। कुछ मुद्राएं बहुत फेमस है कथक में, जैसे अर्धचंद्र, अराल, पटाका, त्रिपटाका, अर्धपटाका, है ना। एग्जाम में कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि पटाका, त्रिपटाका, अर्धपटाका ये किस क्लासिकल डांस की मुद्राएं हैं, क्वेश्चन ऐसे एसएससी में काफी आते हैं। तो यहां पर इनको याद रखना चाहिए आपको। कर्तरी मुख, सर्पशीश, कटक मुख, चंद्रकला, मयूर, ये सभी कलाएं, ये सभी मुद्राएं हमें देखने को मिलती है क्लासिकल डांस कथक में। 3 घराने इसके बहुत फेमस है इंडिया में। एक है बनारस, एक है लखनऊ घराना और एक है जयपुर घराना। अब यहां पर बनारस और लखनऊ घराना, इनके द्वारा जो कथक किया जाता है वो लगभग सेम होते हैं। डिफरेंस होता है जयपुर घराने के कथक में, क्योंकि जयपुर घराने के कथक में क्या होता है, मेनली पैरों के मूवमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बनारस और लखनऊ घराने की बात करते हैं तो ये हाथों की मुद्राओं पर, फेस एक्सप्रेशन पर ज्यादा जोर देते हैं। तो तीनों घराने में जयपुर घराना जो कि राजस्थान से आता है, देखिए ये दोनों घराने तो यूपी के हो गए, एक घराना राजस्थान का है, तो इसकी जो कथक डांस की शैली है वो थोड़ी सी अलग है ना। पैरों की मुद्राओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है जयपुर घराने में। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैजुअल फैक्ट है कथक क्लासिकल डांस के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा लास्ट सेशन में मैंने आपको एक और निधन बताया था, एक पद्मश्री विनर जो कि बहुत ही फेमस एक पर्यावरण संरक्षक रहे हैं, दरीपल्ली रमैया। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है ना, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब से लागू किया जाएगा? तो पहले तो हमें कार्बन टैक्स के बारे में समझना पड़ेगा कि कार्बन टैक्स क्या है। देखिए, शिपिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो शिप है ना, वो कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करे, है ना, कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करे, इसके लिए उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा।
मान लो कि किसी भी शिप को 100 टन तक कार्बन उत्सर्जन की परमिशन है। अब अगर उस शिप से 100 टन से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है तो जो एक्स्ट्रा उसने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है उसका पैसा उस शिप से वसूला जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की है कि भाई जो शिपिंग इंडस्ट्री है उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा 2028 से। कब से? 2028। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि समुद्र संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसने बताया कि भाई शिपिंग इंडस्ट्री पर 2028 से हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। इसके लिए अभी जो वोटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने भी समर्थन किया था कार्बन टैक्स को लगाए जाने का। 62 देशों ने जिसने सहमति दी है कार्बन टैक्स लगाने के लिए, उसमें एक इंडिया भी। तो फायदा क्या होगा? तो देखिए, अगर जो शिपिंग इंडस्ट्री है उन पर अगर कार्बन टैक्स लगता है मतलब उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे केस में जो शिप्स हैं वो कम कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रेरित होंगे, है ना, क्योंकि भाई डर होगा कि जुर्माना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो कम ग्रीन हाउस गैसेस का या फिर कार्बन का उत्सर्जन करेंगे और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेमवर्क के सभी पॉइंट अक्टूबर 2025 तक अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि जो अर्निंग होगी, जो पैसा मिलेगा कार्बन टैक्स के माध्यम से, वो विकासशील देशों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। इसी साल अक्टूबर 2025 तक फाइनल जो फ्रेमवर्क है उसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो 2030 तक भाई टैक्स से 2030 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई होने का अनुमान है। और इस पैसे को कैसे यूज किया जाएगा ये अक्टूबर तक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया जाएगा। तो कार्बन टैक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे वर्क करने वाला है ना। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोका जा सकता है। यहां पर हमको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जिसने 2028 तक कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, जो समुद्री क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली, उनके लिए पॉलिसीज बनाने वाली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। ओके, 1948 में जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका लंदन में देखने को मिलता है और इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर आर्सेनियो डोमिंग्यूज हैं वर्तमान में। ओके, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी देखिए एसएससी के क्विक रिवीजन के लिए स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आपके लिए रैपिड रिवीजन फॉर्मूला यहां पर तैयार किया गया है। थ्योरी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जहां पर आपको बहुत ही सहूलियत होगी लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं तो आप 29 रुपीज में अवेल कर सकते हैं, और अगर आप एसएससी का जो फुल स्टडी मटेरियल है उसको ज्वाइन करते हैं तो ये अभी के लिए आपको 74 रुपीज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। आपके लिए बहुत फायदा करेगा ये, है ना। आपको बहुत ही सिंपल वे में चारों सब्जेक्ट यहां पर कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप इसको अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल है एप्लीकेशन पर, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। आइए आगे चलेंगे, तब तक आगे चलते हैं। पोइला बोईसाख किस कम्युनिटी के द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पोइला बोईसाख ये न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है बंगाली कम्युनिटी के द्वारा, है ना। बंगाली कम्युनिटी में जो बैसाख का पहला दिन है, जो कि यहां जहां से इनका कैलेंडर शुरू माना जाता है बंगाली कम्युनिटी का, इसे ये नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, है ना। बंगाली कम्युनिटी का कैलेंडर यहां से शुरू होता है बैसाखी की शुरुआत से। तो मोइला बोईसाख बंगाली कम्युनिटी में नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावा असम,
त्रिपुरा, बांग्लादेश, जितने भी क्षेत्रों में बंगाली कम्युनिटी है वो मनाती है पोइला बोईसाख को। अब यहां पर देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में या फिर बंगाली कम्युनिटी में इसे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के दिन। ओके, इसके अलावा देखिए, बंगाली कम्युनिटी में इस त्योहार को जैसे हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ढोल, शंख, संगीत के साथ घरों को सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है बंगाली कम्युनिटी में। अलग अलग क्षेत्रों में वैसे अलग अलग न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। जैसे 14 अप्रैल को पुथांडू, विशु, पाना संक्रांति और बोहाग बिहू फेस्टिवल भी मनाए गए हैं। इसमें पोइला बोईसाख तो आपको समझ में आ गया, बंगाली कम्युनिटी का है, 15 अप्रैल को आज है। 14 अप्रैल को जो बनाए गए उसमें सबसे पहला है पुथांडू, है ना। ये तमिल न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा विशु मलयालम न्यू ईयर है, दक्षिण भारत में केरला में मनाया जाता है। अच्छी फसल और सुख समृद्धि की यहां पर कामना की जाती है केरल राज्य में विशु फेस्टिवल के दौरान। फिर पाना संक्रांति की बात करें तो ये ओडिशा में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। तो सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का उत्सव है पाना संक्रांति। फिर आता है भोगाली बिहू या रोंगाली बिहू। ये बिहू से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बिहू पर्व किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये असम का पर्व है। तो भोगाली बिहू, है ना, 3 बिहू में से एक है। ये बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये भी कृषि और खुशियों का प्रतीक है ना, फसल उत्सव के रूप में असम में सेलिब्रेट किया जाता है भोगाली बिहू को। तो ये अदर न्यू ईयर है, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के, याद रखिएगा। हाल ही में पट्टेड़ा अंचू साड़ियों को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए, हर एग्जाम में आपको जीआई टैग से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। आपको बहुत ही घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या तो पूछ लेगा किस राज्य से है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पट्टेड़ा अंचू जिसे जीआई टैग दिया गया ये किससे संबंधित है ना, या फिर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पट्टेड़ा अंचू एक साड़ी है, हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, भारत के अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो इसे हाथ से बनाया जाता है, स्पेशली कर्नाटका। पट्टेड़ा अंचू जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नाटका। हाथ से बुनाई बनाई जाती है, बुनाई करी जाती है। कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र जैसे इलकल क्षेत्र, बेतागेरी, गजेंद्रगढ़, एरिया तो हमसे पूछा नहीं जाएगा पर स्टेट पूछा जाएगा। तो कर्नाटक की एक साड़ी है जो हाथों से बनाई जाती है पट्टेड़ा अंचू के नाम से। आपको पता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अभी यूपी में थे और उन्होंने यूपी के 21 प्रोडक्ट को जीआई टैग का अनाउंसमेंट किया था। ये दिए जा चुके हैं, अनाउंसमेंट पीएम मोदी ने किया है। तो 21 प्रोडक्ट जिनको यूपी के, सारे यूपी के, जिनको 2025 में जीआई टैग दिया गया। अब एक एक तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो आप पीडीएफ ले लेना एप्लीकेशन पर जाकर, तो ये 21 प्रोडक्ट देख लेना कौन कौन से। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, बनारसी भरवा मिर्च, है ना, बनारसी शहनाई जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। फिर बनारसी मेटल कास्टिंग क्राफ्ट एक तरह का, इसको जीआई टैग दिया गया। बनारसी मुराल पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। लाल पेड़े को, बनारसी ठंडाई को जीआई टैग दिया गया। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया। एक प्रकार की थारू एम्ब्रॉयडरी जो कि यूपी में फेमस है, लखीमपुर खीरी में, इसको जीआई टैग दिया गया। मथुरा सांझी क्राफ्ट को, पीलीभीत फ्लूट बांसुरी को। तो इस तरीके से 21 प्रोडक्ट हैं यूपी के जिनको जीआई टैग से सम्मानित किया गया। सब मैंने यहां पर मेंशन कर दिए, एक बार पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ ले लो एप्लीकेशन पर जाकर, वहां पर देख लेना, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट हैं और लगातार मैंने आपको जीआई टैग के बारे में बताया ही है, हर रोज दिए जा रहे हैं, तो एक बार देख लेना। ठीक है, आगे आएंगे। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? देखिए, गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है जो बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। अच्छा, पहले तो हमको सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है।
ये समझ में आएगा तो हमें गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर के बारे में पता चलेगा। देखिए, दो चीजें यहां पर आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, है ना। यहां पर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो जिसके अंदर से पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो जाती है, ये कंडक्टर है। इंसुलेटर की बात करें तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, है ना। दो अवधारणा है। अब इसके बीच का होता है सेमीकंडक्टर, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है और जितनी जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। जो हमारे मोबाइल है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, वो सेमीकंडक्टर का कमाल है ना। जितनी जब जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की उतना फ्लो हो जाता है, तो ये सेमीकंडक्टर है। नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो सिलिकॉन के बनते हैं, है ना। जर्मेनियम के भी बनते हैं, लेकिन अधिकतर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर। अब यहां पर इंडिया में पहला फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। यह बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ रायपुर में। यह काम करना शुरू करेगा 2026 तक, बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इसके माध्यम से काम करना शुरू किया जाएगा। अभी तक सिलिकॉन से बनते थे सेमीकंडक्टर, लेकिन अब ये गैलियम नाइट्राइड से बनाए जाएंगे, गैलियम नाइट्राइड पर आधारित सेमीकंडक्टर होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने इसका अनाउंसमेंट किया, इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 2026 तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, केवल सेमीकंडक्टर चिप्स से ही नहीं बनाई जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम बनाए जाएंगे। डिफेंस जो हमारे मिनिस्ट्री है उसके लिए डिफेंस से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम किया जाएगा गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट में। कहां पर? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। तो समझ में आ गया आपको, सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन से बनते हैं उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है गैलियम नाइट्राइड से बने हुए सेमीकंडक्टर में। मतलब ज्यादा फास्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा प्लांट नहीं है, लेकिन पहला बन रहा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें, रमन डेका यहां के गवर्नर के पद पर हैं, सीएम के पद पर विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी है वर्तमान में? यह है 90। लोकसभा की सीटें हैं 11 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश से अलग होकर स्टेट बना है ना। सन 2000 में एमपी से अलग होकर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। यह पूरा एमपी और यह छत्तीसगढ़ का एरिया पहले पूरा कंबाइंड था और बाद में यह अलग हुआ। ब्राइस ओलीगुई गुएमा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? ब्राइस ओलीगुई गुएमा ये नए प्रेसिडेंट बने हैं अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक देश है गैबोन। किसके? गैबोन के, है ना। अभी रिसेंटली गैबोन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और यहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें ऑलमोस्ट 90% वोट मिले हैं ब्राइस ओलीगुई गुएमा को। और अब ये प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे, अपने पद की शपथ लेंगे। देखिए 2023 में भी गैबोन में इलेक्शन हुए थे, तब प्रेसिडेंट बने थे अली बोंगो। अली बोंगो क्योंकि सरकार सही नहीं चला पा रहे थे, इसलिए विपक्ष में रहकर जो ब्राइस ओलीगुई गुएमा हैं इन्होंने काफी विरोध किया और तख्ता पलट किया देश में। तख्ता पलट के बाद फिर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट या अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया और अब जब वापस इलेक्शन हुए गैबोन में तो ये फाइनली फिर जीत के आए हैं ब्राइस ओलीगुई गुएमा। तो किस देश के प्रेसिडेंट बनेंगे या प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते? गैबोन। अगर हम मैप पर देखेंगे गैबोन को तो ये पश्चिम अफ्रीका है ना। कैपिटल है लिब्रेविल गैबोन की। 3 देश गैबोन से अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर में है कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और पूर्व में आते हैं और दक्षिण पूर्व में आते तो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य। तो 3 देश बाउंड्री शेयर करते हैं गैबोन से और पश्चिम में आएंगे तो ये अटलांटिक ओशियन से टच होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस गोल्फ खिलाड़ी ने हाल ही में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है? तो
देखो किस गेम के प्लेयर हैं, पहले तो ये गोल्फ प्लेयर, ठीक है, करियर ग्रैंड स्लैम इन्होंने पूरा किया है, ये हो जाते हैं रोरी मैकइलरॉय। अब आपके दिमाग में आएगा ये करियर ग्रैंड स्लैम क्या है, ये एक वर्ड है जो आपको यहां पर परेशान करेगा। पहला तो हम ये समझ ले कि गोल्फ प्लेयर हैं रोरी मैकइलरॉय, यहां पर आप इनकी इमेज देखिए। रोरी मैकइलरॉय ने हाल ही में द मास्टर टूर्नामेंट जीता और करियर ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। अच्छा, टेनिस में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, नाम सुना है? सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, टेनिस की बात हो रही है ना, जिसमें नोवाक जोकोविच को आप जानते होंगे। तो 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है अमेरिकी ओपन। उसी तरीके से गोल्फ के भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। ओके, अगर कोई एक ही साल में चारों गोल्फ के ग्रैंड स्लैम जीत लेता है तो वो हो जाता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर। ओके, अगर अपने पूरे करियर में कोई व्यक्ति चारों ग्रैंड स्लैम जीत लेता है, अगर एक कैलेंडर ईयर में चारों जीत लिया तब तो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम हो गया। अगर वो अपने पूरे करियर में चारों जीत लेता है कभी भी, तो वो हो जाता है उसका करियर ग्रैंड स्लैम। अभी ये जीता है उत्तरी आयरलैंड के प्लेयर हैं जिनका नाम है रोरी मैकइलरॉय। ओके, अभी तक ऐसा करने वाले ये 6ठे गोल्फ प्लेयर हैं, 6ठे। इन्होंने अभी जो द मास्टर टूर्नामेंट खेला गया था ना, उसके फाइनल में इंग्लैंड के जस्टिन रोज को हराया और द मास्टर टूर्नामेंट जीता। इसके अलावा जो 3 और ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ये कभी ना कभी रोरी मैकइलरॉय जीत चुके हैं। तो इस तरीके से इनका करियर ग्रैंड स्लैम पूरा हो गया। पहले 5 प्लेयर जिन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम जीता है, जिन सर्जेन अमेरिका से आते हैं। बेन होगन की बात करें तो ये भी अमेरिका से आते हैं। गेरी प्लेयर की बात करें साउथ अफ्रीका के हैं। जैक निकलॉस की बात करें तो ये आते हैं अमेरिका से। टाइगर वुड्स भी कहां के हैं? अमेरिका के। और अब रोरी मैकइलरॉय की बात करें तो ये उत्तरी आयरलैंड के प्लेयर हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर चारों ग्रैंड स्लैम, पहले तो देखो कि 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं। तो द मास्टर्स ये होता है अप्रैल में, फिर होता है पीजीए चैंपियनशिप मई में, फिर होता है यूएस ओपन जून में, और फिर द ओपन चैंपियनशिप जुलाई में। तो द मास्टर ये जीता है अभी किसने? रोरी मैकइलरॉय ने। इसके अलावा पीजीए चैंपियनशिप, यूएस ओपन, द ओपन चैंपियनशिप, इसको भी कभी ना कभी मैकइलरॉय जीत चुके हैं और करियर ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। अब करियर ग्रैंड स्लैम, एक कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम, अभी मैंने आपको बताया अगर कोई एक ही साल में जीत ले चारों तो उसने क्या जीत लिया? कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। आपको पता है एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अब तक केवल एक व्यक्ति हैं, बॉबी जोन्स, अमेरिका के हैं। 1940 के पहले इन्होंने एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीते थे। लेकिन यहां पर एक चीज समझो कि उस वक्त फॉर्मेट बहुत अलग था, तो वो कोई जीत पाया, लेकिन अब फॉर्मेट बहुत टफ है, इसलिए इनके बाद कोई भी प्लेयर नहीं जीता जिन्होंने एक ही कैलेंडर ईयर में चारों ग्रैंड स्लैम जीते हो। अब करियर ग्रैंड स्लैम के अलावा अगर कोई 2 बार करियर ग्रैंड स्लैम जीत लेता है बैक टू बैक, तो फिर ये हो जाता है टाइगर स्लैम, उसका एक और टाइटल दिया जाता है। और इसके अलावा टाइगर वुड्स की बात करें तो ये 3 बार करियर ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, मतलब 3 बार ये चारों टूर्नामेंट को जीत चुके हैं अलग अलग। तो टाइगर वुड्स ये हो जाते हैं 3 बार क्या जीतने वाले? करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों जाता है। रोरी मैकइलरॉय की यहां पर बात करेंगे तो ये उत्तरी आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। 4 टूर्नामेंट कब कब जीते इन्होंने? तो यूएस ओपन 2011 में जीता, पीजीए चैंपियनशिप को 2012 और 2014 में जीता, ओपन चैंपियनशिप को इन्होंने 2014 में जीता, और द मास्टर टूर्नामेंट को इन्होंने 2025 में अपने नाम किया, अभी जो जीता है ना। रोरी मैकइलरॉय कहां के खिलाड़ी हैं? उत्तरी आयरलैंड के गोल्फ प्लेयर। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य सीधे परमाणु ऊर्जा परियोजना में भागीदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है?
देखिए, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी एक केंद्र सूची का विषय। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल को देखते हैं तो यूनियन लिस्ट का विषय है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अगर कोई दूसरे देश के साथ डील करेगा तो वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी। अभी सीधे परमाणु ऊर्जा परियोजना में, है ना, भागीदारी करने वाला किसी अन्य देश के साथ पहला देश बना है महाराष्ट्र। अब यहां पर एक और चीज है कि अभी सेंट्रल की अनुमति नहीं मिली। ओके, अभी केवल एक समझौता साइन हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने रूस की कंपनी रोसाटोम के साथ थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिलना बाकी है। ओके, पहली बार है जब किसी राज्य ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में कदम रखा है, डायरेक्ट किसी और देश की कंपनी के साथ डील को साइन किया है। सेंट्रल की परमिशन मिल जाएगी तो सेंट्रल की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कंट्रोल में यह काम होगा। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने समझौता किया है रोसाटोम कंपनी से, जो कि रशिया की कंपनी है, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए, अगर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें, इसी के लिए समझौता हुआ है, थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की विशेषता यह है कि ये 300 मेगावाट से कम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए जो नॉर्मल न्यूक्लियर प्लांट होते हैं ना, उससे कम जगह की जरूरत होती है। ना तो लैंड एरिया ज्यादा चाहिए होता है, और ना ही ज्यादा मात्रा में ये न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर ऊर्जा को, ऊर्जा क्षमता मतलब ज्यादा नहीं होती, केवल 300 मेगावाट से कम एनर्जी के ये प्लांट होते हैं। तो रिस्क नहीं होता है, कम से कम होता है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में। ठीक है, भारत के अगर हम यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, नजर डाल लेते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें, काकरापार न्यूक्लियर संयंत्र की बात करें, गुजरात में है। कलपक्कम, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कर्नाटका। राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजस्थान। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, महाराष्ट्र। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 6 प्लांट है यहां पर, हर एक की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इस तरीके से ये 6000 मेगावाट का प्लांट है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य के 50वें स्थापना दिवस को सम्मानित करने के लिए किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भारत के सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से आयोजन भी इसका सिक्किम में ही किया गया। सिक्किम का नवाची जिला है, वहां पर यंगांग टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी और सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन्होंने मिलकर आयोजित किया 12 से लेकर 14 अप्रैल तक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का। इसमें 176 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और सिक्किम के विकास में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, सिक्किम में टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में हाल ही में चर्चा की गई। तो सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस है 2025 में। आपको पता होना चाहिए सिक्किम के इतिहास के बारे में। कभी एक ऑटोनॉमी थी, मतलब ऑटोनॉमी थी, इंडिया का अंग नहीं था, है ना। यहां पर राजाओं का शासन था, एक हिमालयन किंगडम नामग्याल डायनेस्टी का यहां पर शासन था, वहां के ही राजा शासन करते थे सिक्किम पर। जब भारत आजाद हुआ ना, तो आगे चलकर 1950 में सिक्किम और भारत के मध्य में एक ट्रीटी होती है, मतलब सिक्किम के राजा के मध्य में और इंडियन गवर्नमेंट के मध्य में। इंडियन गवर्नमेंट और सिक्किम के मध्य में ये जो ट्रीटी होती है, उसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है इंडिया में। सह राज्य का मतलब वहां पर उनका शासन होगा, उनके राजाओं का शासन होगा, लेकिन उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो डिफेंस है, जो कम्युनिकेशन है, वो इंडियन गवर्नमेंट देखती थी।
ये एक ट्रीटी थी 1950 में। लेकिन आगे चलकर सिक्किम की, क्योंकि वहां पर मोनार्क जो रहता है वो ज्यादा अच्छे से शासन नहीं कर पाया, सिक्किम की हालत बिगड़ने लगी। ऐसी कंडीशन में रेफरेंडम कराया गया, सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। कब? 1975 में। और जब कि भाई हम भारत के साथ पूरा मिल जाएं या फिर जैसी सरकार चल रही है चलने दें, तो जब जनमत संग्रह हुआ 1975 में, तो सिक्किम के अधिकतर लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के लिए वोट दिया, जिसके तहत आगे चलकर 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया भारतीय संविधान में, और 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है, और फिर सिक्किम भारत का फुल स्टेट बनता है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है सिक्किम को। तो इसका 50वां स्थापना दिवस है 2025 में, जिसके तहत आयोजित किया गया है क्या? इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव को सिक्किम में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, सिक्किम का थोड़ा सा हम कैजुअल डेटा देख लेते हैं। तो गंगटोक कैपिटल है सिक्किम की। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में यहाँ के सीएम के पद पर हैं। 32 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है, और एक एक राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं सिक्किम में। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए अरुण पल्ली। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा, अरुण पल्ली। ठीक है, देखिए इनके पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ताशीर अबस्तान, है ना। ताशीर अबस्तान का कार्यकाल खत्म हुआ और एक एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंट किया गया। इनके स्थान पर अभी तक कुछ समय के लिए अपॉइंट थे संजीव कुमार, है ना। एक एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में ये काम कर रहे थे, लेकिन फुल टाइम जो चीफ जस्टिस थे वो ताशीर अबस्तान थे। इनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव कुमार बने, और फिर अब इनको रिप्लेस किया है और नए चीफ जस्टिस बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। यह है जस्टिस अरुण पल्ली, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पहला आंसर तो मिल गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली बनाए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो संवैधानिक प्रावधान हाई कोर्ट के जजेस से संबंधित हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 217। यह कहता है, आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात की गई है, और यह कहता है कि हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती। कौन अपॉइंट करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट। ओके, और आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 2 में हाईकोर्ट जज के लिए योग्यता की बात की गई है। इसमें कहा गया है भारत के नागरिक होना चाहिए और 10 साल तक, है ना, वकील के रूप में वकालत की हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। मिनिमम 10 साल तक वकील के रूप में काम किया हो तो ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो योग्यता आर्टिकल 217 के सब क्लॉज 2 में, और अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है। अपॉइंट कौन करते हैं? तो भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे हरीश टंडन। CS शेट्टी की बात करें, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तो ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि SBI के भी वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। और ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ये भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कुछ समय पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। तो इनको भी याद रखिए, काम आएंगे। तो यहां पर हमने 15 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फटाफट। हाल ही में चर्चा में रहा नीलगिरी तहर किस राज्य का राज्य पशु है? तो अगर हम यहां पर नीलगिरी तहर की बात करते हैं तो यह राजकीय पशु है तमिलनाडु राज्य का। पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रामैया, अभी हमने पढ़ा था इनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट या पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है। रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोबल ह्यूमन बीइंग, विजनरी स्टेट्समैन नामक बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मोंटेग सिंह अहलूवालिया के द्वारा।
मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी एमपी के सागर जिले में। 15 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 106वीं वर्षगांठ। स्त्री समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। इसके अलावा एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज को सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? यह है मॉरिशस। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। और हाल ही में ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क की शुरुआत किस देश ने की है? तो इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसको? इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है इंडिया को। ओके, आगे आ जाएं। तो ये हो गए हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर, रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं हम लास्ट डे के जो हमारे थे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, आर्टिकल 76। अकबर के शासनकाल के दौरान भारत के राजस्व मंत्री कौन थे? तो ये थे टोडरमल। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो ये ओडिशा का त्योहार है नुआखाई। तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कहलाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक है? और पद्म विभूषण अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन पर, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।